गुड मॉर्निंग क्लास। मैं शिल्पी शर्मा स्वागत करती हूँ कृष्णा एकेडमी के इस यूट्यूब चैनल पर। आज जो हमारी श्रृंखला है उसमें हम कुछ नया पढ़ेंगे और देखते हैं कुछ क्वेश्चन जो अभी तक करंट में घटित हुए हैं। सबसे पहला क्वेश्चन, ब्राज़ील ने किस वर्षावन की रक्षा के लिए सेना तैनात की है? अभी ये क्वेश्चन बहुत चल रहा है, आपने देखा होगा अभी बहुत सारे वनों में आग लग जाती है, जंगल के वनों में आग लग जाती है। जैसे अभी हाल ही की बात है, उत्तराखंड के वनों में आग लग गई। उसी प्रकार अमेजन के जंगलों में आग लगती ही रहती है। अमेजन के जो जंगल है वहाँ पर क्या है, आप सभी लोग जानते हैं, बहुत ज़्यादा रबड़ है और बहुत ज़्यादा जो है पेट्रोल वगैरह सभी है जंगलों के नीचे यानी भूमि के अंदर। इतना सारा जो जंगल है वहाँ पर आए दिन आग लग जाती है। क्या आपने कभी सोचा है कारण क्या है इसका? तो पहले तो आप इसका आंसर सुनिए, फिर हम इसके बारे में जानते हैं कि कैसे यहाँ पर आग लगती है और इस आग को किस प्रकार से कंट्रोल किया जाए। तो क्वेश्चन हमारा था कि ब्राज़ील के किस वर्षावन की रक्षा के लिए सेना तैनात की गई है? तो इसका आंसर है वो है अमेजन। यानी अमेजन के जंगलों में आए दिन आग लग जाती है और इसी वजह से इनको रोकने के लिए जो ब्राज़ील सरकार है उन्होंने यहाँ पर सेना तैनात कर दी है, यानी आर्म फोर्स तैनात कर दिया है। अब बात आती है कि आग लगने का कारण क्या है, तो गौर से सुनिएगा। जैसे अगर हम बात करते हैं ब्राज़ील की, तो ब्राज़ील जो है यहाँ पर पाए जाते हैं अमेजन के वन। क्या पाए जाते हैं बेटा? ब्राज़ील में पाए जाते हैं अमेजन के जंगल। अब ये जो अमेजन के जंगल है यहाँ पर वनस्पति बहुत ज़्यादा घनी है। यहाँ पर वनस्पति बहुत ज़्यादा घनी है और अगर वनस्पति घनी है तो यहाँ पर उसी वजह से पेड़ों की संख्या भी ज़्यादा है। अब पहले तो बात आती है कि यहाँ पर वनस्पति सघन क्यों है? क्योंकि यहाँ से इक्वेटर रेखा गुजरती है और आपको ये जान के बिल्कुल आश्चर्य होगा कि जहाँ पर भी गर्मी ज़्यादा पड़ती है, और आपको शायद ये आंसर पता भी होगा, यानी जहाँ पर गर्मी ज़्यादा पड़ती है वहाँ पर जो टेम्परेचर है वो बहुत ज़्यादा हो जाता है और इसी वजह से वायुदाब कम हो जाता है और आसपास की हवाएं आती है, हवाएं पानी से लबालब होती है और इसी वजह से यहाँ पर सबसे ज़्यादा बारिश होती है। और बेटा जब ज़्यादा बारिश होगी तो उस स्थान पर वनों की सघनता भी ज़्यादा पाई जाएगी। अच्छा, एक क्वेश्चन ये भी ध्यान रखिएगा, अगर कोई आपसे क्वेश्चन करे कि जहाँ पर ज़्यादा बारिश होती है उस प्रकार के वनों में जो लकड़ी है उनका आर्थिक महत्व ज़्यादा है या कम है? तो इसका आंसर है जहाँ पर वर्षा ज़्यादा होती है वहाँ पर लकड़ी का आर्थिक महत्व कम हो जाता है। आर्थिक महत्व कम हो जाता है। क्यों कम हो जाता है? क्योंकि आप देखिएगा जो भी ऐसे इलाके हैं जहाँ पर बहुत ज़्यादा बारिश होती है वहाँ पर जो लकड़ी होती है वो कठोर होती है और उस कठोर लकड़ी की वजह से उसका यूज बहुत ही कम होता है। इसी वजह से इस प्रकार के वनों का आर्थिक महत्व कम हो जाता है। आपको पता ही होगा हमारे घरों में सागवान, शीशम इस प्रकार के फर्नीचर यूज में लाए जाते हैं क्योंकि ये जो लकड़ी है ये लकड़ी कोमल होती है, सॉफ्ट होती है, जबकि जहाँ पर ज़्यादा बारिश होती है वहाँ की वनस्पति, वहाँ के पेड़ों की लकड़ी कठोर हो जाती है और इसी वजह से उसका आर्थिक महत्व भी कम हो जाता है। तो बात यह है कि अब हमारे मुद्दे पर हम आ ही जाते हैं कि जो ब्राज़ील में जो भी वर्षावन है यहाँ पर इतनी सघन वनस्पति है, इतनी सघन वनस्पति होने की वजह से दुनिया का 20% जो ऑक्सीजन है 20% ऑक्सीजन है वो अमेजन के जंगल ही उत्पन्न करते हैं। और इतना सारा ऑक्सीजन अगर वो उत्पन्न करते हैं तो ये वैश्विक रूप से अन्य देशों से ये चाहते हैं कि थोड़ी जिस प्रकार हम आपकी जो है सहायता कर रहे हैं ऑक्सीजन के प्रोडक्शन में, उसी प्रकार आप लोग भी क्या करें इस प्रोडक्शन में आप लोग हमें ज़्यादा कुछ नहीं तो आप ऐसा कीजिए जो भी चीज़ हम बाहर से आयात करते हैं तो उसमें कुछ छूट दे दी जाए, लेकिन इनको छूट उतना नहीं मिल पाता है जितनी ये चाहते हैं। तो इनके यहाँ पर जो स्थानीय लोग हैं, जो यहाँ के प्रमुख संगठन हैं, वो इस प्रकार के जंगलों में आग लगा देते हैं।
आग लगाने से वो कहते कोई बात नहीं है, अगर आप हमको जो है ये अलग से सुविधा नहीं देंगे, इसके बदले प्रॉफिट नहीं देंगे तो हम आग लगा देंगे। और इसी वजह से वैश्विक तौर पर पूरा का पूरा विश्व जो है इस प्रकार के ऑक्सीजन के पहलू को जो है कम वाले पहलू को भुगतता है। तो इसी वजह से ब्राज़ील गवर्नमेंट ने इस प्रकार की गतिविधियां ना हो और कोई भी ऐसा संगठन इस प्रकार के कार्य ना करे, इसलिए अभी हाल ही में आपको पता होगा यहाँ पर क्या लगा दी गई है, सेना तैनात कर दी गई है। तो ये इसका आंसर हो गया, यानी ब्राजील के वर्षावन में रक्षा के लिए सेना तैनात की गई है, वो है बेटा अमेजन के जंगल। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अब अगला क्वेश्चन जो हमारा है वो देखिएगा। क्वेश्चन हमारा आया फिक्की के महिला संगठन की, फिक्की के महिला संगठन की नई राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन बनी है? तो बेटा इसका आंसर है जाह्नवी फुकन। देखिएगा पहले तो हम इसको लर्न कर लेते हैं फिक्की। तो फिक्की से आपको याद करना है फीकी। जब हम फीकी चाय पीते हैं तो फीकी चाय या कोई सी भी चाय जो है वो फूंक मार मार कर पीते हैं, सही बात है ना। जब भी हम कोई चाय पीते हैं तो चाय जो है वो हम फूंक मार के पीते हैं। अब अगर हमने फीकी चाय पी और वो फूंक मार के पी तो फूंक से हमारा आंसर हो जाएगा फुकन। तो पूरा प्रॉपर वर्ड क्या आ जाएगा, जाह्नवी फुकन। अब आपसे क्वेश्चन पूछे कि भाई फिक्की के महिला संगठन की ये जो अध्यक्ष बनी है इनका कार्य क्या है? तो बेटा महिला संगठन में जो भी बहुत सारे जो उद्योग हैं या फिर जो भी महिला उद्यमियों या पेशेवरों का जो प्रतिनिधित्व ये करती है, यानी महिला उद्यमिता के क्षेत्र में किस प्रकार आगे बढ़ोतरी की जाए, उस प्रकार के संगठन से ये व्यक्ति जुड़ी हुई हैं जिन्हें अभी नियुक्त किया गया है जाह्नवी फुकन। तो इसके बारे में और क्या आंसर है, यानी ये कौन से नंबर पर चुनी गई है? तो बेटा 37वीं राष्ट्रीय अध्यक्ष बनी है। और इससे पहले यानी इन्होंने जिनका स्थान लिया है वो है हरजिंदर कौर तलवार। वैसे भी अगर आपको ये याद नहीं होता है तो हमने कैसे याद कराए, भाई फीकी चाय हमने फूंक मार कर पी, तो फूंक से हमारा क्या हो जाएगा, जाह्नवी फुकन। और दूसरी बात, जब आपने ये चाय फूंक मार कर पी है तो इसमें हमने पहले जिंजर डाला था। क्या डाला था? जिंजर, पहले जिंजर डाला था। तो पहले जिंजर यानी हरजिंदर कौर तलवार थे जो कि इस पद पर थे। आई होप आपको ये क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अभी ये क्वेश्चन बहुत चर्चा में है, कर्मचारी भविष्य निधि योगदान की नई दर क्या निर्धारित की गई है? अच्छा, कर्मचारी भविष्य निधि जो आपकी भविष्य निधि जो है इसमें क्या होता है, जैसे आपको पता होगा कि अगर हम कोई भी जॉब करते हैं तो हमारा पीडीएफ कटता है। जैसे मान लो हमारी तनख्वाह 50,000 रुपये है या 1 लाख रुपए है, तो उसका 10% या जो भी आप उसका जो भी निर्धारित होता है उसका कुछ पार्ट जो है जमा हो जाता है। जैसे मान लीजिएगा अगर हम बात करते हैं हमारी तनख्वाह जो है महीने की 40,000 रुपये है। अब इस 40,000 रुपये तनख्वाह में हर महीने 4,000 रुपये हमारा जो है पीडीएफ कटता है। इसके द्वारा जब हम रिटायर होते हैं तो इस पीडीएफ में कुछ राशि गवर्नमेंट जोड़कर क्या करती है, हमें क्या देती है, हमें देती है वो जो है एंड में कुछ प्रॉफिट देती है या एक किस्तें बांध देती है, जिसे जो है हम एंड में इसको ग्रहण करते हैं। तो अब बात आती है कि जो 40,000 रुपये की रकम थी और जो एंड में हमको 4,000 रुपये जिस भी रूप में गवर्नमेंट देती है, तो ये अब इसको ना देकर गवर्नमेंट ने क्या कर दिया है कि ये हमारी तनख्वाह में से कटती है। पहले तो आप ये समझेंगे, जैसे 40,000 की तनख्वाह है तो 4,000 रुपये कट गए तो हमें 36,000 रुपये मिल रहे थे। अभी गवर्नमेंट ने क्या किया है कि अब इसकी इतनी राशि ना काट के अब इसमें कमी कर दी है, अब 10% काट रही है। 10 का मतलब, भाई मैंने एक एग्जाम्पल दिया है, अगर पहले कितना था, पहले 12% था, पहले 12% था और अब घटाकर कर दिया है 10%, यानी हमें जो है ना अब इनकम जो है वो ज़्यादा प्राप्त होगी। और ज़्यादा जब इनकम प्राप्त होगी तो उससे क्या होगा, तो उससे ये होगा कि हम जो एक्स्ट्रा इनकम है उसका हम किस चीज़ में यूज कर पाएंगे, उसका हम यूज़ कर पाएंगे हमारे नए नए उद्योगों में, नई सोच में, नए अगर हम कुछ खरीदने, मान लो 1,000 रुपये अगर हमारे सेविंग होते हैं तो हम बाजार में कुछ खरीदने जाएंगे और खरीदने जाएंगे तो हमारी मांग बढ़ेगी और मांग बढ़ेगी तो पूर्ति की भी जो है बात होगी और
इस प्रकार जो है एक आत्मनिर्भर भारत में हम एक नया जो है कदम रखेंगे। तो ये गवर्नमेंट की स्कीम थी, यानी अब जो ये जो कर्मचारी भविष्य निधि का जो फंड है, इसमें जो राशि है वो 12% से कितनी कर दी गई है, 10% कर दी गई है। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन जो है वो क्या है, देखिएगा, श्रम ब्यूरो के नए महानिदेशक कौन बने हैं? तो श्रम ब्यूरो के सबसे पहले तो आप जो है इससे पहले के जो आपने ये लिए थे इनका फटाफट से आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, फटाफट से आप स्क्रीनशॉट लीजिएगा, फिर हम चलते हैं आगे क्वेश्चन की तरफ। चलिए, अब हमारा जो क्वेश्चन था, श्रम ब्यूरो के नए महानिदेशक कौन बने हैं? डीपीएस नेगी वर्तमान में ये श्रम ब्यूरो के नए महानिदेशक बने हैं। ये पहले इंडियन इकोनॉमिक्स सेवा में कार्यरत थे। यह पहले इंडियन इकोनॉमिक सेवा में कार्यरत थे और अभी इन्होंने ये पदभार संभाल लिया है। श्रम और रोजगार सलाहकार भी ये होंगे। ये क्या, इस पोस्ट पे क्या होगा, इसमें श्रमिकों के रोजगार का पूरा ब्यौरा आएगा, किस प्रकार श्रमिक जो है आगे कार्य कर रहे हैं, किस प्रकार उनकी ग्रोथ चल रही है, क्या ग्रोथ नहीं चल रही है। तो अभी श्रम ब्यूरो के नए महानिदेशक कौन बने हैं? डीपीएस नेगी। आपको याद कैसे करना है कि अब जो है हमें क्या करना है, हमें आत्मनिर्भर भारत अगर बनाना है तो हमें निरंतर श्रम करना पड़ेगा। और श्रम करना पड़ेगा, कितना श्रम, हमें बहुत डीप में यानी बहुत गहराई तक श्रम करना पड़ेगा। और इस प्रकार जो है हम हमारे भारत के आत्मनिर्भर जो सपना मोदी जी ने देखा था उसमें हम हमारा सहयोग कर पाएंगे। तो अभी इसका आंसर हो जाएगा श्रम ब्यूरो के नए महानिदेशक जो बने हैं वो बने हैं डीपीएस नेगी। अगला क्वेश्चन है, यूक्रेन के नए प्रधानमंत्री कौन नियुक्त हुए हैं? यूक्रेन, तो आपको याद, पहले तो उसको आंसर सुनिएगा, डेनिस शमिलहल। ट्रिक क्या रहेगी, हमने एक क्रेन बनाई, क्या बनाई, क्रेन, और उस क्रेन में हमने किसको बैठा दिया, उस क्रेन में बैठे हुए हैं हमारे डैडी। तो अभी हाल ही में यूक्रेन के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा डेनिस शमिहल। तो डेनिस से आपको याद करना है डैडी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए, बौद्धिक संपदा संगठन के महानिदेशक कौन नियुक्त हुए हैं? तो इसका जो आंसर है वो है डेरेन। ध्यान रखिएगा, अभी वर्तमान में बौद्धिक संपदा संगठन के महानिदेशक जो नियुक्त हुए हैं वो है डेरेन टांग। तो याद कैसे करना है, अगर आप में डेयर है, साहस है, तो आपको डरने की जरूरत नहीं है। डेयर है तो आप में बुद्धि भी असीम है, यानी बुद्धि जो जीवी लोग होते हैं उनमें बहुत ज़्यादा क्या होता है, डेयर होता है, साहस होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा डेरेन टांग। आगे देखिए, IMF के बाहरी सलाहकार समूह में कौन शामिल हुए हैं? तो अभी शामिल हुए हैं रघुराम राजन। तो आप इनको, तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है ये, आप इसका आंसर समझ जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, नॉस्कॉम के इन्फोसिस मुख्य परिचालक अधिकारी को जो नियुक्त हुए हैं उनका नाम क्या है? UB प्रवीण। तो ये जो है नॉस्कॉम के इन्फोसिस मुख्य परिचालक अधिकारी नियुक्त हुए हैं UB प्रवीण। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नाबार्ड के, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, नाबार्ड के नए अध्यक्ष कौन नियुक्त हुए हैं? तो इसका आंसर है गोविंद राजुलू चिंताला। तो अभी नाबार्ड के नए अध्यक्ष नियुक्त हुए हैं गोविंद राजुलू चिंताला। तो इस प्रकार आज हमने कुछ क्वेश्चन देखे। मिलते हैं अगली क्लास में और कुछ नए क्वेश्चनों के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।